हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, आज से हमारा मध्यकालीन भारत चालू होगा। ठीक है। हमने पूरा प्राचीन प्राचीन इतिहास हमने पढ़ लिया। ठीक है। प्राचीन इतिहास मैंने पूरा कर दिया है। कम से कम इसके आई थिंक 10 या 12 वीडियो होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा उतना कंफर्म। लेकिन प्राचीन इतिहास हमने पढ़ लिया है और इसके 10-12 वीडियो होंगे, वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है। आज से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है। तो अगर आपको प्राचीन इतिहास आपने नहीं देखा है तो जाके उसका अलग प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप को डालना है प्राचीन इतिहास बाई चंद्रशेखर सर। वो पूरा आ जाएगा और पूरा डिटेल के साथ अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया गया है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से इतना मतलब इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये आपको मैं कंफर्म बता सकता हूँ। और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो किसी भी परीक्षा की तैयारी आपकी सफल रहेगी। ठीक है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सब में उपयोगी है। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगा आप अगर पढ़ेंगे तो चलो आज हम चालू करते हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर मुगल काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था वह 1506 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है। दिल्ली का सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत कब तक था? तो 1206 से 1526। अब देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है 1526 ईस्वी में हुआ था। तो 1526 के बाद तो क्या आ जाता है? तो 1526 के बाद मुगल काल आ जाता है। ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब 1206 आपको पता है मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। तो बस यहीं से अब हमको स्टार्ट करना है। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद गोरी के मृत्यु के बाद और मुगल काल के पहले, मतलब मुगल काल के स्थापना के पहले और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत आता है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। उसके बाद गद्दी पर कौन कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की स्थापना हुई। ठीक है। तो यहीं से हम चालू करेंगे। मोहम्मद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। और गद्दी पर बैठ चुका है अब कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना हो गई है। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना करी जा चुकी है। ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। ठीक है। चलिए चालू करते हैं। कह रहा है उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाता था। दास मतलब आप कह सकते हो नौकर या चेला। ठीक है। जिसे अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता था। मतलब वह दास खरीद कर लाता था और अपने अधिकारियों के रूप में उन्हें नियुक्त करता था। कौन? मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय सरकार के अनुरोध पर सत्ता संभाली। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली। ठीक है। तो मतलब वहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग थे, लाहौर में ही राजधानी थी। ठीक है। तो स्थानीय जो लोग थे उनके अनुरोध पर कुतुबुद्दीन गद्दी संभाला। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। मतलब वही दास था, तो गुलाम था, उसने गद्दी संभाला। फिर क्या हुआ? 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों से विख्यात हुए। फिर गुलाम वंश की नींव डाल दी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक खुद गुलाम था, तो उसने उस पर गुलाम वंश की नींव डाल दी। मतलब 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में गुलाम वंश की नींव रख दी। तो अगर आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश की नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। यद्यपि वे एक वंश नहीं थे, हालांकि वे एक वंश नहीं थे। ठीक है। मतलब वंश तो नहीं था ना, गुलाम ही थे, तो गुलाम वंश की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतबी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी बैठा इल्तुतमिश, उसने शमसी, और फिर उसके बाद बलवन बैठा और बलवनी राजवंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलवन ने बलवनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क के नाम दिए हैं। ठीक है। आरंभिक तुर्क शासन के नाम दिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलो आगे चलते हैं।
और हाँ, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और गुलाम वंश को ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है, मतलब जितने भी सुल्तान थे ममलूक सुल्तान भी और ममलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आप चाहे गुलाम वंश कह लो, गुलाम वंश कह लो, और आप चाहे ममलूक ममलूक वंश कह लो, मामलूक वंश कह लो, बात वही है। तो अगर आपसे गुलाम वंश ना दे के ममलूक वंश दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब यहाँ से चालू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक उसका शासन रहा। कब तक? 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, तो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण की उसने सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपहल सलार की पदवी से संतुष्ट रहा। ठीक है, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्के चलवाए, ना खुतबा पढ़वाया और ना सिक्के चलवाए। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहाँ हम बात करते हैं, ऐबक हमेशा अर्थात 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर में ही शासन संचालित किया। लाहौर ही उसकी राज्य की राजधानी थी। तो आप कह सकते हो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर से ही लगातार अपने शासन को चलाया। ठीक है, उसे लाखे बख्श कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला था, इसलिए उसे लाखे बख्श कहा जाता था। वह लाख लाख रुपए का दान कर देता था, बहुत मतलब उसके उदारता के कारण उसे लाखे बख्श कहा जाता था। ठीक है, उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो आपको पता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको पूरा कराया था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम जानते हैं, फिर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान मतलब पोलो टाइप का खेल होता था, और घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन से हटा दिया। ठीक है, उसका देखो, उसका पुत्र जो था आराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह उतना उस काबिल नहीं था सिंहासन, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? उसको हटाकर सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और उसका दामाद भी था, उसका दामाद भी था। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर अब गद्दी पर कौन बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद? इल्तुतमिश। तो 1210 से 1236 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश एक इलवरी तुर्क था। ठीक है, देखो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका उत्तराधिकारी भी बना। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक कहा जाता है वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो वह बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं बदायूं का था सूबेदार था, और बदायूं का है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ का सूबेदार था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तानों के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत, अब आप जानते ही हैं वंशानुगत मतलब होता है जब राजा उसका पुत्र और उसका पुत्र शासन करने लगे तो उसे वंशानुगत कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम देखते हैं कि 1234-35 ईस्वी तक तुर्कों ने भिलसा, एक प्राचीन हिंदू मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट करा दिया। मतलब तुर्कों ने जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर था उसको लूटा और नष्ट करा दिया। देखो उज्जैन आपको याद रखना है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और उज्जैन में महाकाल मंदिर है, इसलिए उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन को क्या कहा जाता है? महाकाल का नगर कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा हुआ है, उसने तुर्कान ए चहलगामी या गुलाम चालीसा का गठन किया। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी, गुलाम चालीसा, इसमें क्या होते थे? 40 अमीर सुल्तान होते थे, अमीरों का एक मतलब सरदार होते थे,
और जो उनके कार्य में मदद करते थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने वफादार 40 गुलाम का एक सरदार बनाया, मतलब 40 गुलाम थे, उनके सरदार को लेकर एक तुर्कान चहलगामी चालीसा बनाया जो उनके हर काम में मदद करते थे। तो अगर आपसे पूछेगा तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया था या गुलाम चालीसा को किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं ग्वालियर विजय के पश्चात, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। ठीक है, जब ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जब ग्वालियर को जीता इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश अपनी पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो आपको पता है रजिया सुल्तान उनकी इल्तुतमिश की पुत्री थी, उनके नाम पर सिक्का, उनके सिक्कों पर उनका नाम अंकित करवाया। ठीक है, किसका, अपनी पुत्री का, रजिया का। फिर हम इधर आगे चलते हैं, कह रहा है उनमें ये देखो यहाँ से उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। कौन, इल्तुतमिश। अब देखो अभी तक लाहौर राजधानी थी, लेकिन अब जो राजधानी है वो कहाँ है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई गई। ठीक है, वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। आपको पता है चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल, किसने, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। अगर आपसे ये पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, अब यहाँ हुआ अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो अपनी पुत्री रजिया, देखो उसके पुत्र जो इल्तुतमिश के पुत्र थे वो उतने योग्य नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्को अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, देखो उस टाइम महिलाएं उतना वो नहीं थी, सजग नहीं थी, महिला को गद्दी पर कोई बैठाना नहीं चाहता था। तो जो अमीर थे, वहाँ के अमीर लोग थे, उसने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, हालांकि रुकनुद्दीन उतना योग्य नहीं था, लेकिन उसको गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर रुकनुद्दीन के समय उसकी माँ के हाथों से वास्तविक सत्ता थी जो आत्मा, तो फिर क्या हुआ, लास्ट में फिर आ गया रजिया सुल्तान के हाथ में। ठीक है, सत्ता क्या आ गया, रजिया सुल्तान के हाथ में आ गया। तो फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान। ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, और चांदी के टंके पर उसका नामांकित करवाया था। तो आपको पता है ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और जो चांदी का टंका था उस पर उसका नाम अंकित करवाया था। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ पढ़ते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर, ठीक है, पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुष की तरह कुबा और कोट, मतलब जो टोपी पहनते थे और ऐसे लंबा सा कपड़ा होता था वो पहनकर शासन बैठकर स्वयं संभालती थी शासन को। ठीक है, अब उसको देखो उसको एक व्यक्ति से जिसका नाम था याकूत और कहीं कहीं याकूब मिलता है, याकूब, तो आप ध्यान दीजिएगा एक ही बात है। याकूब को इसको जो अश्वशाला का प्रमुख था रजिया को उससे प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो रजिया, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि रजिया सुल्तान किससे प्रेम करती थी, तो याकूत से। याकूत कौन था, तो एक अश्वशाला प्रधान था। ठीक है, और उससे प्रेम हो जाता है उसका। रजिया ने अल अतूनिया से विवाह कर दोनों दिल्ली को और बढ़े। उसके बाद लेकिन रजिया की शादी अल अतूनिया से होती है, अल्तूनिया से, आपके से अल्तूनिया से। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, या प्रेम करती थी याकूब से और शादी हुई अल्तूनिया से। फिर यहाँ पे एल्फिंटन्स कहते हैं कि यदि रजिया एक स्त्री ना होती तो उसका नाम महान मुस्लिम शासकों में लिखा जाता। ठीक है, अगर रजिया मुस्लिम ना होती तो उसका नाम महान शासक के नाम पे लिखा जाता। ठीक है, फिर रजिया के बाद गद्दी पर कौन बैठा है, बलबन बैठता है गद्दी पर, और बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने। ठीक है, देखो बलबन, उसके अनुसार बलबन कहता था सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। मतलब बलबन ये कहता था जो राजा होता है वह ईश्वर के बाद होता है। ठीक है, और उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। ठीक है, अब बलबन ने अपने फिरदौसी शाहनामा में वर्णित अरशिफिया वंशज तथा शासन ईरानी आदर्श के रूप में स्वीकृत किया। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो गुलाम चालीसा का दमन किया। अब आपने पता है गुलाम चालीसा किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। गुलाम चालीसा को किसने ख़त्म किया, तो बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया। ठीक है,
ठीक है भाई, चालीसा का दमन कर दिया। अब मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछता है दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की। क्यों? मंगोलों से सामना करने के लिए। ठीक है, मंगोल जो थे वो मंगोलिया के थे। और उसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है, किसने सिजदा पैबोस प्रथा किसने चलाई? बलबन ने। सिजदा पैबोस वो होता है कि मतलब जैसे इसे पूरा लेट के मतलब राजा के पैर को चूमना, वो सिजदा और पैबोस प्रथा होती है। और नवरोज उत्सव भी आरंभ किया। ठीक है, ईरानी उत्सव था ये नवरोज उत्सव, इसको भी प्रारंभ किया किसने? बलबन ने। और सुविख्यात कवि अमीर खुसरो, जिनका उपनाम तूते ए हिंद, भारत का तोता, तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। ठीक है, आपको पता है जो अमीर खुसरो थे ये 8 सुल्तानों का सरदार देखे थे। ठीक है, तो ये बहुत बलबन से लेके मतलब यहाँ से मोहम्मद साहब बहुत सुल्तानों तक रहे, अमीर खुसरो तक रहे, अलाउद्दीन खिलजी तक रहे, तो वो हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका गद्दी पर बैठा। कौन बैठा अब? कैकुबाद। ठीक है, बलबन की जब मृत्यु हो गई तो गद्दी पर कैकुबाद बैठा। ठीक है, अब देखो कैकुबाद की हत्या कर दी गई। किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसका हत्या कर दिया। और कैकुबाद जो मुगल अंतिम गुलाम वंश का शासक था, यहीं से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। तो आप कह सकते हो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद। और कैकुबाद बलबन का पौत्र था। ठीक है, बलबन का पौत्र था। और कैकुबाद अंतिम शासक था मुगल काल का, सॉरी गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का यहीं से अंत हो जाता है। और उसके बाद फिर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी वंश की शुरुआत होती है। किसकी? खिलजी वंश का। तो हम अब हमारा गुलाम वंश हो चुका है। अब गुलाम वंश के बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। और आप अच्छे से इसको याद कर लो और तैयार कर लो। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे खिलजी वंश। और आपको एक सूचना देनी थी। अब देखो ये कोई मेरा ये नहीं रहेगा कि मैं वीडियो रोज़ डालूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ टाइम का अभाव हो चुका है, दिक्कत है। तो अपने हिसाब से मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप वीडियो का इंतज़ार मत करिएगा। जब वीडियो आपके चैनल पे पहुंच जाए तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं वीडियो रोज़ नहीं डाल पाऊँ शायद। तो अगर मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाऊँगा तो आप परेशान न होइएगा। और मैं जब आपको वीडियो मिलेगी तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।